तो स्टार्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इससे हम क्या समझते हैं, जो हमारा वर्ड है केमिकल रिएक्शंस, इससे हम लोग क्या समझते हैं? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, दे फॉर्म वाटर। मैंने ये सिंपल सी लाइन लिखी, दे फॉर्म वाटर, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर बनाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि अब देखो जो पहली दो चीजें हैं वो या तो टूट रही हैं या जुड़ रही हैं, वो रिएक्ट कर रही हैं और एक नया सब्सटेंस बना रही हैं, जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पुराने वाली उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब मैंने बोला कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो अब आप इस चैप्टर में एक और वर्ड देख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? देखो, केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक लाइन लिखी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर को फॉर्म करते हैं। अब इसी की मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? इसको मैं लिखूंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो वाटर को फॉर्म करते हैं। एक रिएक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। जब मैंने एक रिएक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी मैंने उस रिएक्शन को, तो मैं क्या बोलूंगी कि वो क्या हो गई? एक केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे और उनकी केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे, यानी उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक बात और समझनी आपको यहाँ पे जरूरी है कि जो चीज रिएक्ट कर रही होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स लिख देती हूँ यहाँ पे। और जो बनकर आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं चैप्टर में हर जगह बेसिकली ये वर्ड यूज करूंगी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जो चीजें रिएक्ट करती है वो रिएक्टेंट्स होती है और जो बन के आता है वो प्रोडक्ट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप अपनी एनसीईआरटी में साइड में, जैसे ये चैप्टर है ना आपका, तो यहाँ पे साइड में आपको जो स्पेस गिवन है वहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस, उनका एग्जाम्पल और केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसका भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी साइड में रख के बैठना है आपको, ठीक है, और जो बोल रही हूँ वो आपको मार्क करना है। Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers. An iron pan or nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food gets digested in our body. We respire. In all the above situations, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed. अब इनमें जो कुछ भी आपने देखा, अब इन सब में क्या हो रहा है कि जो इनिशियल आइडेंटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप्स जब फर्मेंटेड हो जाते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? वो रेजिन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी किशमिश बन जाते हैं। तो उनकी, अब आपको तो पता ही होगा कि जो ग्रेप्स होते हैं और जो रेजिन्स होती है, जो हमारी किशमिश होती है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमारी बॉडी में वो जो कर रहे हैं वो कंप्लीटली अलग है, उनका एक्शन अलग है, उनका रिएक्शन अलग है। तो जो इनिशियल चीजें हैं और जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, उनकी आइडेंटिटी कंप्लीटली क्या है? डिफरेंट है। हम सबको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में तो पता ही है, मैटर के, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा है। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, हम ये कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है।
ये इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन कब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेज है, ठीक है। अब मैंने इसको फाड़ के इसके 3-4 पीसेस कर दिए, पर रहा तो ये पेज ही, तो मैं कह सकती हूँ कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये तो फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज, अब ये भी तो एक चेंज ही हो रहा है ना, पर इसके अंदर मुझे कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिला, रहेगा तो वो पेज ही ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप थोड़ा सा दूध लो, दूध के अंदर आप थोड़ा सा नींबू डाल दो, सुबह हम देखेंगे तो दूध पूरा का पूरा फट चुका होगा। पर जो फटा हुआ दूध होगा वो क्या नींबू और जो पहले जैसा दूध था उसकी तरह थोड़ी ना होगा। उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पुरानी जो इनिशियल क्वांटिटी थी उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका मतलब कि क्या हुआ है? एक केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में तो एक जो प्रॉपर्टीज होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है? केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर को फॉर्म करते हैं ना। तो अब जो वाटर की अब ये क्या है? केमिकल चेंज है कि दो चीजें जो आपस में मिल रही है वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रही है, और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो इनिशियल क्वांटिटीज से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक केमिकल चेंज। तो यहां से हमें यह पता लगता है, आप अंडरलाइन कर लो इसको अपनी बुक में, whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। इसको मार्क कर लो। आगे समझते हैं। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आ जाता है और 2 मार्कर में भी आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है। मैग्नीशियम पता है ना आपको, मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है Mg से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एक रिबन होती है, रिबन पता है ना। तो इस एक्टिविटी में हम उस मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? बर्न करते हैं। क्या करते हैं? बर्न करते हैं। तो जब हम उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और समझो, अब ये एक रिएक्शन हो रहा है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रही है। बर्न कर रही है का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ बर्न हो रही है इसका मतलब क्या है? कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब यही है ना कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। तो मैंने बोला मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रही है। मैग्नीशियम रिबन किसकी बर्नी होती है? मैग्नीशियम की। तो Mg प्लस O2 ये हमें क्या देगा? MgO। इसको हम ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी। एक बार दोबारा सुनो क्या हो रहा है एक्टिविटी में। जो हम मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। अब आप लोग अपनी NCERT में ये वाला पेज खोल के रख लो। सबके पास NCERT होनी चाहिए और उसके अंदर पेज नंबर 2 खुला होना चाहिए। अब पेन उठाओ या पेंसिल उठाओ और इसको अंडरलाइन कर लो और इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है पेपर में। अंडरलाइन क्या करना है या हाईलाइट क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into a white powder, and this powder is called magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। अभी मैंने आपको इसकी रिएक्शन की इक्वेशन भी बताई कि क्या क्या रिएक्ट हो रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो लिख लो, ऊपर ही लिख लो। Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन हमें दे रहा है MgO। और इसको मैं क्या बोलती हूँ? ये जो मेरा प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट्स है। ये यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट्स है। और मेरा प्रोडक्ट क्या बना? MgO। और ये MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिख लेना इसके नीचे कि ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
क्लियर है सबको? तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन 1.1.1 तक हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी। इस एक्टिविटी के साइड में ही आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि आप कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है कि मान लो किसी भी कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास। अब हमने देखा कि ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिल रही है। तो अगर ये ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब ये कौन सी होती है, देखिए। चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब पहले वो चीज़ लिक्विड थी, लिक्विड से वो सॉलिड हो गई। पहले वो चीज़ सॉलिड थी, सॉलिड से वो लिक्विड हो गई। पहले वो चीज़ गैस थी, गैस से वो सॉलिड हो गई, सॉलिड से वो गैस हो गई, गैस से लिक्विड हो गई, लिक्विड से गैस हो गई। तो हमारी 3 स्टेट्स पता है ना आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब ये चेंज होती है, स्टेट में चेंज आता है, तब भी हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। कलर में चेंज, पहले वो ब्लू था, ब्लू से वो ग्रीन हो गया, यानी उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस का साइन ऐसा होता है, कोई गैस निकल रही है, जैसे एक रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन है आपके चैप्टर में CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब टूट जाता है। तो अभी डरना मत ये रिएक्शन देख के, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलती है। अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं देखना है इसमें, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये गैस निकल रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, हमें ये दिख रहा है कि इसमें एक गैस निकल रही है। साइड में हम ये भी ऐसे भी करते हैं, ठीक है। ये जो साइन होता है याद रखना, इससे हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी सब्सटेंस के साइड में अगर गैस निकल रही है, कोई भी गैस, हाइड्रोजन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गई, कोई भी हो गई, यदि गैस निकल रही है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, कि मान लो पहले किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, एकदम से हमने देखा कि उसका हो गया 17 डिग्री सेल्सियस, या माइनस में चला गया, -20 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है। कुछ भी हम देख रहे हैं कि उसकी जो टेम्परेचर है उसके अंदर चेंज आ रहा है, तब भी हम क्या बोलेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। वैसे एक और पॉइंट यहाँ पे होता है, अगर नहीं लिखा है तो मार्क कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक ये भी होता है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, पर ये लिख लेना, अगर आप पेपर में लिख के आओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, कि प्रेसिपिटेट एक बेसिकली इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। कि मान लो हमने 2 चीज़ों को मिक्स किया, ठीक है, और किसी भी ग्लास में वो नीचे जाके कोई चीज़ बैठ गई, वो इनसॉल्युबल है, वो उस सब्सटेंस में मिक्स ही नहीं हो पाई, तो ये जो नीचे बच जाता है ना, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अगर हम देख रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस में कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी कि कोई चीज़ नीचे जाके बैठ गई है, वो उसमें डिसॉल्व ही नहीं हो पाई, इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। समझ आया? आगे क्या लिखा है, as you observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. हमारे आसपास क्या हो रहे हैं, large variety of chemical reactions हो रहे हैं। हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैंने जैसा आपको बताया था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम उनकी केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशंस, हमने केमिकल रिएक्शंस देखे, अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस यानी उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक्टिविटी 1.1 जो हमने मैग्नीशियम वाली की थी, कैन बी डिस्क्राइब्ड, उसको हम कैसे लिखते कैसे हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम ऐसे लिखते हैं।
ठीक है। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन वाला बताया था ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर फॉर्म करते हैं। वैसे मैग्नीशियम वाले को ऐसे लिखा जा सकता है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब ये क्या होता है ना, बहुत लंबा हो जाता है लिखना, तो इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो शॉर्टर फॉर्म में लिखना यानी कि इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना, यानी इसको इक्वेशनल फॉर्म में लिख देना। जैसे वर्ड इक्वेशन कैसे होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि क्या है, प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलएचएस में हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और आरएचएस में हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब ये सब तो मैंने आपको वैसे समझा ही दिया, फिर भी देख लेते हैं। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जैसे कि रिएक्शन 1.1, इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, जैसा कि मैंने बता दिया है। और जो सब्सटेंस बनता है, जो जैसे कि इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको भी पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो। इसके बीच में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो एरो हम दिखाते हैं कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके बीच में हम क्या डाल देते हैं, एक एरो सा डाल देते हैं। ठीक है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे LHS पर लिखते हैं, और उनके बीच में हम एक प्लस डाल देते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। और अगर मान लो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने इस रिएक्शन में बताया था, अच्छा चला गया ना, हाँ, CaCO3 ये होता है हीट करने का, CaO प्लस CO2। तो जब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी, उनके बीच में प्लस लिखूंगी, कोमा नहीं डालते, प्लस डालते हैं। ठीक है, द arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction। जो arrowhead है, जैसे कि H2 प्लस O2 ये हमें देते हैं H2O, तो ये जो एरो है ये उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है और प्रोडक्ट के टुवर्ड्स क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। Is there any shorter way of representing chemical equations? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा कि दो, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि Mg प्लस O2 ये हमें देगा MgO। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? तो और कंसाइज करने के लिए हम उनके केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं, पूरे वर्ड। मैग्नीशियम की जगह मैं Mg लिख सकती हूँ, ऑक्सीजन की जगह मैं O2 लिख सकती हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैं MgO लिख सकती हूँ। तो मैं उसको और कंसाइज फॉर्म में कर देती हूँ, है ना। इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज Mg प्लस O2। ये हमें क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow। Is the number of atoms of each element same on both sides? If yes, then the equation is balanced। अब balanced chemical equation क्या होता है, देखो, हमारा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि अगर मैग्नीशियम एक हमें यहाँ पर दिख रहा है तो इधर भी एक ही होना चाहिए, और इधर अगर दो ऑक्सीजन का एक एटम तो होता है, अगर दो हो तो O2 लिखते हैं, अगर 3 हो तो O3 लिखते हैं, जिसे हम ओजोन भी कहते हैं। ठीक है, तो Mg एक हो गया,
O2 Mg इधर भी एक है, इधर भी एक है। मैग्नीशियम का देखो, ऑक्सीजन ही अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर 2 एटम्स दिख रहे हैं, पर यहाँ पर मुझे एक ही दिख रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बारे में हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे उनको किया जा सकता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए यहीं पे, ठीक है। If not, then the equation is unbalanced because mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for the reaction. ये जो इक्वेशन है ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, पर जो प्रोडक्ट बन के आया वहाँ पर एक ही एटम है। अब बैलेंस कैसे करते हैं वो हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को जितना हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।